मोहब्बत की कस्में खाने वाले, मोहब्बत के लिए जान देने की बात करने वाले सीमा और सचिन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी न्यूज की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ कि सचिन और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती है। दरअसल सचिन ग्रेटर नोएडा में एक किराने की दुकान पर काम करता था और सीमा के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। लेकिन ये दोनों जिस कमरे में रहते थे उसके मकान मालिक गिरिजेश की माने तो इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। कितने दिन सीमा और सचिन आपके यहाँ रहे थे और व्यवहार क्या था? क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या इनके बीच में? हाँ, 1.5 महीने करीब रुके थे हमारे यहाँ पे। ये व्यवहार तो दोनों में ठीक था, लेकिन लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। 2 बार के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी के बीच झगड़े होने तो आम बात है, लेकिन जिस वजह से सीमा और सचिन के बीच लड़ाइयाँ होती थी वो चौंकाने वाला है। एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में, तो मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना करे कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना है। सचिन ने खुद मुझसे कहा था ये बात। सचिन के पूर्व मकान मालिक की माने तो सीमा को बीड़ी पीने की आदत थी, जिसकी वजह से सचिन के साथ उसकी अक्सर लड़ाई होती थी। सचिन के पूर्व मकान मालिक गिरिजेश जी की माने तो जब सचिन किराने की दुकान पर काम करने के लिए जाया करता था तो मौका पाकर सीमा बीड़ी पीने लग जाती थी। लेकिन बकौल गिरिजेश एक दिन सचिन तय वक्त से पहले ही घर आ गया। उसने सीमा को बीड़ी पीते हुए देखा, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई, यहाँ तक कि सचिन ने सीमा की पिटाई भी की। ये दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको और बस। यही नहीं, सचिन मीणा के पूर्व मकान मालिक गिरिजेश ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये भी बताया कि सीमा अक्सर काम के दौरान सचिन को बार बार फोन करती थी। सचिन इससे चिढ़ जाता था और दोनों के बीच लड़ाई होती थी। मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास, सचिन के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाज़ार में, तो वो बार बार की उसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। मैं जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? तो सवाल उठता है कि क्या सचिन और सीमा का प्यार सिर्फ एक दिखावा भर है? क्या ये रिश्ता एक मजबूरी है जिसे दोनों को निभाना पड़ रहा है? सीमा हैदर के मुताबिक वो सचिन के प्यार में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान से भारत चली आई। सीमा कहती है कि वो मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी, जबकि सीमा के घर वाले उसके इस कदम से बेहद नाराज हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने सीमा की कथित बहन रीमा से बात की, जिसने कहा कि अगर सीमा पाकिस्तान वापस आ जाती है तो उस परिवार उसे नहीं अपनाएगा। रीमा की माने तो उसकी बहन सीमा हैदर कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी और न ही किसी को पता लगा कि वो भारत जाने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत जाने के बाद से उसके घर वालों का बुरा हाल है। सीमा के परिवार वाले शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। सीमा की मां और भाई बहन पड़ोसियों से बात करने से भी कतराते हैं। सीमा हैदर के पड़ोसी ने दावा किया कि उसके मायके में चूल्हा तक नहीं जल रहा। सीमा के मायके वाले गमजदा हैं। जो फैमिली है ना, वो काफी परेशान है। आप जाके देखें, उनके घर में बिल्कुल मातम सा लगा हुआ है। वो रोई जा रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। वो रो रहे हैं अपने घर में, ना खाना पका रहे हैं, ना कोई चीज, ना बाहर निकल रहे हैं। वो काफी परेशान है। सीमा हैदर के पड़ोसियों ने बताया कि उसने घर से भागकर गुलाम हैदर से शादी की थी, लेकिन 2020 में अचानक सीमा को सचिन से प्यार हो गया और वो उससे मिलने नेपाल भी गई। अब सीमा नेपाल जाता है सचिन से मिलने के लिए। वो वहाँ पे 7-8 दिन रहता है सचिन के साथ। जब वापस आता है तो फिर भी जो है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे हंगामा होता है। यहाँ पे हमारे, ये 2020 में जब गई थी। हाँ, 2020 में तो थोड़ा बहुत हंगामा यहाँ पे हुआ था। कुछ वीडियो, तस्वीरें वगैरह जो है हैदर को मिली थी, लेकिन हैदर ने फिर कोई उस बात पे एक्शन नहीं लिया। वो फिर सऊदीया चला गया। सीमा हैदर के पड़ोसी ने बताया कि साल 2020 में वो अपने पति गुलाम हैदर के साथ कराची शिफ्ट हो गई थी। हैदर सऊदी में रह रहा था, जबकि सीमा अपने बच्चों के साथ कराची में रहती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन पबजी की वजह से रिश्ते बिगड़ गए। दिल्ली एनसीआर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मानसून के मौसम में जगह जगह गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया के पनपने और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे ही वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आने से लोगों को आई फ्लू हो जाता है। आई फ्लू होने पर मरीज की आंखें लाल या गुलाबी हो जाती हैं, इसलिए इस बीमारी को पिंक आई भी कहा जाता है। साथ ही आंखों में सूजन, दर्द और चुभन भी होती है और लगातार आंखों से पानी गिरता रहता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कंजक्टिवाइटिस के मरीजों को अपनी आंखें बार बार नहीं रगड़नी चाहिए।
इसकी बजाय वो बर्फ की थैली से सिकाई कर सकते हैं या आंखों में पानी के छींटे मार सकते हैं। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है, इसलिए मरीज को अपना सामान दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित है तो उसको तो धूप, धूल और धुएं से बचना चाहिए। मरीज को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचना चाहिए और अगर कहीं जा भी रहे हैं तो आंखों पर काला चश्मा लगाकर ही बाहर निकले। दिक्कत ज्यादा हो तो डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह पर ही कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल करें। दिल्ली में बीजेपी ने आज मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बने बाढ़ के हालातों और बाढ़ से निपटने में नाकामी को लेकर दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। हालातों को बेकाबू होता देख पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली के रोहिणी में सड़क धंसने से बाइक सवार युवक बाइक के साथ गड्ढे में गिर गया। युवक को इलाज के लिए भेजने के बाद बाइक को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने एक लड़की के घर में आग लगा दी। युवक की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। दरअसल बरेली शाहजहांपुर पैसेंजर ट्रेन के इंजन को बोगियों से जोड़ा ही जा रहा था कि इंजन पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि यह हादसा यात्रा के दौरान नहीं हुआ, वरना भारी नुकसान हो सकता था। केंद्र सरकार ने जिस मॉनसून सत्र में 31 बिल लाने की तैयारी की, उसके शुरुआती 3 दिन जब विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हो गए तो बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा रुख दिखाया और रवैये पर वो बिफर भी पड़े। गुड मॉर्निंग सर। जिसका अंदाजा उसी वक्त हो गया जब बैठक के लिए पहुंचे पीएम बेहद गंभीर नजर आए। बैठक शुरू होने से पहले पीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कुछ बातचीत करते दिखे और इसके बाद मंच पर उन्हें बुलाया जाता। उससे पहले पत्रकारों को विनम्रता से बाहर जाने को कह दिया गया। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। अब सामने बीजेपी के सांसद थे और मंच पर प्रधानमंत्री मोदी। संसद के मौजूदा सत्र में विपक्ष के रवैये से खिन्न प्रधानमंत्री ने यूपीए की जगह विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर चोट किया और कहा कि विपक्ष को मुगालता है कि वो नाम बदलकर जनता को झांसा दे देगा, लेकिन जनता सब जानती है विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से लोगों की नजर में उसकी छवि नहीं बदलेगी। आतंकवादी संगठनों इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा भारत को गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया के नामों में भी इंडिया शब्द जुड़ा है। पीएम ने सवालिया अंदाज में कहा कि इसका मतलब क्या, ये सभी भारत का भला सोचने वाले थे। जाहिर है मोदी ने मणिपुर घटना के बहाने संसद में हंगामा करने वाले विपक्ष पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। पीएम ने साफ साफ कहा कि जो लोग सत्ता पाकर देश को तोड़ना चाहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। यानी पीएम ने विपक्ष के आक्रामक रवैये का जवाब उसी तेवर में देने का संदेश बीजेपी के सांसदों को दिया, जिसके बाद बैठक तो खत्म हो गई लेकिन संदेश की गूंज बाहर सुनाई पड़ने लगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। यही नहीं, विपक्ष के रवैये को पीएम मोदी ने हमेशा विपक्ष में रहने की मंशा वाला रवैया करार दिया। उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। बात निकली तो विपक्ष के कलेजे को भेद गई। कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के नाम की तुलना आतंकी संगठनों और ईस्ट इंडिया कंपनी से करने पर आपत्ति जताई। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर कांड के जरिए ट्विटर पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने लिखा, आप हमें जो मर्जी बुलाएं मोदी जी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के जख्मों को भरेंगे और सभी महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछेंगे। संसद के बाहर राहुल की प्रतिक्रिया आई तो राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल पड़े। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो इस तुलना को भारत की छवि खराब करने वाला बता डाला। मोदी जी अगर इंडिया को मुजाहिदीन के साथ जोड़ दे तो आखिरकार इंडिया नामक जो देश है इनकी छवि को अपमान कर रही है। जेडीयू सहित विपक्ष के दूसरे दलों ने भी विपक्षी गठबंधन की अलग तरह की तुलना को गैरवाजिब करार दिया। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपत्तिजनक है। विपक्ष को विदेशी शक्तियों के साथ, शत्रु शक्तियों के साथ जोड़ना ये उनके गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए।
देश के नाम पर किसी सियासी पार्टी या गठबंधन का नाम हो या ना हो, इस पर बहस हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नए नाम की कुछ संगठनों से तुलना कर इसी बहस को हवा दे दी और तीर निशाने पर लगा तो एनडीए के कई नेता इस बहस को आगे बढ़ाते दिखे। वो केवल I.N.D.I.A का लेबल लगाकर उनकी प्रवृत्ति इंडिया वाली हो जाती है, जरूरी नहीं है। और देखिए ना, 26/11 पाकिस्तान की नहीं भारत की साजिश है, ये किसने कहा? अभी हाल ही में पुलवामा पर भी सवाल उठाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने तो विपक्षी गठबंधन के नए नाम को देश का अपमान करने लायक तक बताया। विपक्षी दलों ने अपना नाम बदलना चाहिए और इंडिया का अपमान नहीं करना चाहिए। विपक्षी दलों को जो भी हमारे खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हैं, उनको लोकतंत्र का अधिकार है। जाहिर है पीएम के बयान के बाद अब नई बहस शुरू हो चुकी है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और दोबारा शुरू होने पर नारेबाजी के बीच अमित शाह ने कोऑपरेटिव संशोधन बिल पेश किया। हालांकि विपक्ष हंगामे के रुख पर कायम रहा। ऐसे में बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करने पीएम मोदी पहुंचे तो विपक्ष के नए गठबंधन ने भी चौथे दिन की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुला ली और इस रणनीति का अंजाम ये हुआ कि मणिपुर मुद्दे पर पीएम के बयान से सदन का कामकाज शुरू करने की जिद पर अड़े विपक्ष ने चौथे दिन भी बीते 3 दिनों की कहानी दोहरा डाली। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ठीक यही हाल राज्यसभा का भी रहा। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आई वो ये कि विपक्ष की बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई, जिस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। इसके अलावा विपक्ष ने इसी हफ्ते अपना एक प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर भेजने का फैसला किया। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मणिपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं से भी अपील की है कि इस मुद्दे पर चर्चा में सहयोग करें और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही चलाने में मदद करें। तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को आगे बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है। विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है और ये जानकारी दी गई है कि सत्ता पक्ष जो है, सरकार यानी मोदी सरकार तैयार है मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, लेकिन ये चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए और सदन जब आगे बढ़ेगा तभी ये चर्चा आगे बढ़ पाएगी, चर्चा हो पाएगी। तो ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करे। जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर 9 लोगों को कुचलकर मारने वाले आरोपी तथ्य पटेल के बारे में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। गुजरात पुलिस के मुताबिक तथ्य पटेल एक सीरियल ऑफेंडर है और इस्कॉन ब्रिज हादसे से पहले वो 25 बार स्पीड लिमिट तोड़ चुका था। 20 जुलाई की घटना के बाद पुलिस ने जब तथ्य पटेल की सफेद जगुआर के बारे में जानकारी जुटाई तो ये खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी तथ्य 1 महीने में कई बार ट्रैफिक लिमिट तोड़ चुका था। यह भी बताया जा रहा है कि अक्सर उसकी जगुआर कार शहर की सड़कों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर फर्राटा भरती थी। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई को 9 लोगों की जान लेने से पहले भी तथ्य सड़क पर 2 घटनाएं कर चुका था, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद भी वो पुलिस से कैसे बचा रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पीटीआई नेता इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इमरान खान ने शहबाज सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी की बात कही। चुनाव आयोग की अवमानना मामले में इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। आज सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इस हमले में ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। करीब 3 घंटे तक पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बजते रहे। चीन के गांसू प्रांत में स्थित एक बुद्धा टेम्पल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते आग पर काबू पाने में कामयाब रही, जिसकी वजह से मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। रूस और चीन के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया है। 4 दिन तक चले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 10 युद्धपोत और 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल रहे।
दिल्ली से सटे नोएडा में हिंडन नदी इस वक्त उफान पर है। इस कारण हिंडन नदी से लगा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 एरिया के पास हिंडन नदी के किनारे की है, जहां पूरी की पूरी पार्किंग बाढ़ में डूब गई है। इस कारण पार्किंग में खड़ी सैकड़ों कारें जलमग्न होने दिखाई दी। हालत ये हो गई कि दूर दूर तक सिर्फ पानी में डूबी हुई गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। दरअसल हिंडन का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा के ऐसे हालात बन गए। इस दौरान पूरे के पूरे जो क्षेत्र था वो डूब गया और पानी घुस गया हर जगह। हिंडन के किनारे अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनीज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिलहाल बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और इन इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, EMI लोग भर रहे होंगे, पूरी की पूरी पार्किंग जो है वो जलमग्न हो गई। इसका उपाय क्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। हर साल इसी तरीके से कई इलाकों में बाढ़ आती है। ग्रेटर नोएडा में ये पहली बार हिंडन का जलस्तर बढ़ने के बाद बहुत सालों बाद ये तस्वीर आई है, लेकिन इससे निजात कैसे मिलेगा, इसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब। देश के कई हिस्सों की तरह राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों तक हालात ऐसे ही बने रहने की भविष्यवाणी की है। इस बीच उदयपुर में 2 बाइक सवार के पानी में फंसने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बताया गया है कि नाई थाना इलाके के धार पुलिया के पास 2 युवक बाइक के साथ पानी में उतर पड़े, लेकिन पानी की तेज धारा में वो संभल नहीं पाए। युवकों की बाइक तो पानी में बह गई, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि उन्हें जान बचाने के लिए पुलिया के पिलर का सहारा मिल गया। 2 लड़कों के तेज धार पानी में फंसे होने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों को बचाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस बीच दोनों लड़के पुलिया के पिलर को पकड़कर एक दूसरे को हिम्मत बंधाते रहे। कुछ देर की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। वक्त पर मदद नहीं मिलने पर दोनों के नदी में बहने का खतरा था। कर्नाटक के उडुपी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक शख्स झरने के पास रील बनाने गया था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से उसकी जान चली गई। हादसे की तस्वीर उस शख्स के दोस्त ने कैमरे में कैद कर ली। ये दोनों लोग इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे। घटना रविवार की है, जब हादसे का शिकार बना शख्स एक झरने के पास एक चट्टान पर खड़े होकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था। इसी बीच अचानक उसका पैर फिसला और वो चट्टान के नीचे गिरने के बाद पानी के तेज बहाव में फंस गया। इसके बाद नदी का तेज बहाव आकर उसे अपने साथ ले गया और उसकी मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान शिवमोगा जिले के भद्रावती के रहने वाले 23 साल के शरद के तौर पर हुई। सूत्रों ने बताया कि झरना फिसलन भरा है और इस दौरान ट्रैकिंग की अनुमति नहीं है, लेकिन दोनों बिना अनुमति के आगे बढ़ गए और एक शख्स हादसे का शिकार बन गया। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर तेज बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। यहाँ कुल्लू के पास गड़सा वैली में बादल फटने के बाद जबरदस्त सैलाब आ गया, जिसके बाद ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। इस दौरान पानी की तेज धार जहां से भी निकली सब कुछ तहस नहस करती दिखी। गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटने के बाद आए तेज पानी में करीब आधा दर्जन घर समा गए। पूरी की पूरी बस्ती को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। ये देखिए दोस्तों, दूसरा दृश्य गड़सा वैली का बेडू फार्म के पास गुज्जर बस्ती तहस नहस। इस दौरान नदी के किनारे बनी सड़कें भी तेज लहरों में बह गईं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच बाढ़ में फंसे एक विदेशी पर्यटक ने क्षतिग्रस्त पुल पार करने की कोशिश की। चूंकि इस पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है और इस पर आवाजाही बंद है, इसलिए पुलिसकर्मियों ने इसे रोक दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी से तीखी बहस हो गई। दरअसल इस बार पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई हाईवे के बड़े हिस्से भी पानी में बह गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम चल रहा है। इस कारण यातायात पर भी गहरा असर हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच तेज बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई। ये तस्वीरें मुंबई की रामबाग सोसाइटी की हैं, जहां पहाड़ी का एक बड़ा पत्थर आकर गिरा। दरअसल देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अंधेरी की सोसाइटी के बगल वाली पहाड़ी से पहली मंजिल पर बने फ्लैट्स में मलबा गिरा, जिससे 3 फ्लैट्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 2 फ्लैट्स में मामूली नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आप देखिए किचन का जो पूरा हिस्सा है वो टूट चुका है और मलबा वो घर के अंदर आ गया है। यह सबसे जो है अच्छी बात ये रही कि घटना के समय घर का कोई भी व्यक्ति इस जगह पर मौजूद नहीं था, क्योंकि रात के 1-2 बज रहे थे और ऐसे में लोग सो रहे थे। सोसाइटी के जो लोग जाग रहे थे वो चट्टान खिसकने की आवाज सुनते ही घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल पहाड़ से इमारत पर लगातार मिट्टी गिर रही है, जिससे इमारत में रहने वाले नागरिकों में डर का माहौल है।
दोपहिया गाड़ियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में पहले पायदान पर है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ताजा आंकड़ों की अगर हम आपको जानकारी दें तो भारत में आज की तारीख में 34 करोड़ 70 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें से 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हैं, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा कार और एसयूवी शामिल हैं। दोपहिया गाड़ियों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। 13 करोड़ दोपहिया के साथ इंडोनेशिया दूसरे और 7 करोड़ से ज्यादा दोपहिया गाड़ियों के साथ चीन तीसरे नंबर पर है। वहीं अगर 4 पहिया गाड़ियों की बात करें तो 21 करोड़ कारों के साथ चीन पहले, 20 करोड़ कारों के साथ अमेरिका दूसरे और 7.5 करोड़ कारों के साथ जापान तीसरे और 7 करोड़ से ज्यादा कारों के साथ भारत चौथे नंबर पर है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा में एंट्री कर चुका है। चंद्रयान 3 मिशन सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज चंद्रयान 3 की 5वीं ऑर्बिट राइजिंग की कवायद को सफलतापूर्वक पूरा किया। चंद्रयान 3 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने 14 और लोगों की पहचान कर ली है। इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं बाकियों की तलाश जारी है। दिल्ली में G20 की तैयारी के तहत पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण हटा रही है। दिल्ली के साकेत में आज पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर गरजा, जहां कई अवैध ढांचों को जमींदोज किया गया। दिल्ली के बवाना में एक लग्जरी गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। कार के ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहसील बिल्डिंग पर हुए आतंकी हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। तहसील भवन पर यह हमला 20 जुलाई को हुआ था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 11 लोग घायल हुए थे। उस हमले का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 2 आतंकवादी तहसील भवन में तैनात पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते दिखाई दिए। सीसीटीवी वीडियो में तहसील भवन के बाहर लगे बैरिकेड पर पुलिस का एक जवान तैनात दिखा, जो जांच के बाद लोगों को अंदर जाने दे रहा था। तभी सामने खड़ी गाड़ियों के पीछे से काले रंग के कपड़े पहने एक आतंकी आगे बढ़ा और मौका दे एक बैरिकेड पर तैनात पुलिस वाले को गोली मार दी। पुलिस वाले के जमीन पर गिरते ही दूसरा आतंकी भी तेजी से बाहर निकला और दोनों ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तहसील भवन में घुस गए। ये हमला वहां लगे एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दोनों आतंकवादियों के सिर पर मौत सवार थी। वो अंधाधुंध गोलियां दागते हुए अंदर घुस गए। अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग घबरा गए, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त तहसील भवन में कई पुलिस वाले और कर्मचारी मौजूद थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिस वालों ने मोर्चा लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दोनों आतंकवादी गलियारे से ही पुलिस वालों को निशाना बनाकर फायरिंग करते रहे। इस बीच एक पुलिस वाले ने आतंकी को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद जान बचाकर भागने के दौरान पुलिस वाले की राइफल भी गिर गई। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती है। कुछ ही देर में पुलिस वालों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन तब तक 2 पुलिस वाले भी आतंकियों की गोलियों का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे। जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के नए आतंकी आए दिन पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं, कभी आत्मघाती हमला करके तो कभी सीधे हमला करके। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में औसतन हर रोज एक पुलिस वाला आतंकवादियों के हाथों मारा जा रहा है। दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहां इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक 25 साल की महिला और उसके बेटे की मौत हो गई, जिसकी उम्र महज 4 साल बताई जा रही है। दिल्ली के पंजाबी वेस्ट इलाके में आज दोपहर करीब 1 बजे एक हादसा हो गया। वहां इमारत का छज्जा गिर गया। इमारत का हिस्सा गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। हादसे का पता चलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक मलबे की चपेट में आकर एक मां और बेटे की मौत हो चुकी थी। बताया गया कि ये मकान करीब 40 साल पुराना था। इसके मालिक ने 6 से 7 लोगों को इसकी देखभाल के लिए रखा था। एक तरफ तो देश की जनता महंगे टमाटर और सब्जियों की महंगाई का रोना रो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगे मकानों की बिक्री बढ़ती जा रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कंपनी एनोरॉक के मुताबिक देश में सस्ते मकानों की बिक्री में 18% की गिरावट आई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में तो सस्ते मकानों की बिक्री करीब 39% तक गिर गई है। एनरॉक के मुताबिक 2023 के पहले 6 महीनों में 40 लाख से कम कीमत वाले 46,650 मकान बिके, जबकि 2022 में इस दौरान 57,000 से ज्यादा मकान बिके थे। यह आंकड़ा तब है जब एनोरॉक के मुताबिक 2023 में मकानों की बिक्री में बीते साल के मुकाबले तेजी आई है। एनोरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में बड़े मकान और फ्लैट्स की डिमांड बढ़ी है और इसीलिए सस्ते मकानों की बिक्री में कमी दिख रही है। 2023 की पहली छमाही में 2,28,000 मकान बिके, जबकि बीते साल इस दौर 1,84,000 मकान बिके थे। भारतीय शेयर बाजार आज सपाट बंद हुए।
ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच आज भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 29 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, तो वहीं निफ्टी महज 8 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर अब कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई सर्वे को लेकर कल ही बेंच का गठन होगा और सर्वे पर रोक की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई होगी। चीन के विदेश मंत्री क्विन गेंग को उनके पद से हटा दिया गया है। क्विन गेंग करीब 1 महीने से गायब थे। वहीं काफी समय से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी दुश्मनी की भी अटकलें लगाई जा रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। नुकसान के आकलन के बाद लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। नोएडा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई, जहां एक शख्स एक चूहे को बाइक से कुचलकर मारता हुआ दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के आरोपी युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स नोएडा के सेक्टर 66 में मामूरा चौक के पास बिरयानी रेस्टोरेंट चलाता है। वायरल वीडियो में दिखा कि आरोपी बाइक पर बैठकर उसे आगे पीछे कर चूहे को कुचल रहा था। कुछ सेकंड के बाद जब बाइक आगे बढ़ी तो उसके पिछले पहिए के नीचे एक चूहा दिखाई दिया, जिसे इस शख्स ने कुचल दिया था। बेजुबान के साथ इतनी बर्बरता यही नहीं रुकी, उसने बाइक को फिर आगे बढ़ाया और दोबारा चूहे को कुचला। चूहा पहली बार में ही मर चुका था, लेकिन इस शख्स अपनी तसल्ली होने तक उसे कुचलता रहा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। ग्रीस में जंगलों की आग इस कदर भड़क गई है कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। सरकार के मुताबिक ये ग्रीस में चला अभी तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और जंगलों की इस आग की वजह से अभी तक करीब 20,000 लोगों को मजबूरन अपने मकान खाली करने पड़े। ग्रीस का रोड्स आइलैंड जंगलों की आग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जंगल में जितने ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, उतनी ही ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार आग की ऊंची ऊंची लपटों पर पानी की बौछार की जा रही है और विमानों की मदद से केमिकल भी छिड़का जा रहा है। जमीन पर सैकड़ों फायर फाइटर्स तैनात हैं, जो लोगों को बचाने से लेकर आग को बुझाने के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। राजधानी एथेंस के पास भड़की जंगलों की आग बुझाने के लिए अब पोलैंड के फायर फाइटर्स भी तैनात हो गए हैं। ग्रीस में जारी हीट वेव के कहर से हालात और बिगड़ रहे हैं। बीते 12 दिनों में ग्रीस में हर दिन 50 नई जगहों पर आग फैल रही है और आने वाले कुछ दिनों में इस आपदा से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। चांद पर पहुंचने के रास्ते में चंद्रयान 3 ने आज अपना सबसे मुश्किल मिशन पूरा किया। दोपहर 2:45 पर इसरो ने इसकी पुष्टि की और बताया कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा के आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 ने आज पृथ्वी की 5वीं कक्षा में एंट्री ले ली। दोपहर 2 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 5वीं कक्षा में ले जाने का काम शुरू हुआ। इसे बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जब चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तब उसकी रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज रफ्तार से चल रहे चंद्रयान को कंप्यूटर की मदद से एक ऑर्बिट से दूसरे में शिफ्ट किया गया। चंद्रयान 3 अब तक सभी चरणों में पास हो गया है और सब ठीक रहा तो 31 जुलाई और 1 अगस्त की आधी रात को ये पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ बढ़ जाएगा, जिसके बाद 1 अगस्त से अगले 6 दिनों तक चंद्रयान चांद की तरफ बढ़ेगा और 6 दिन बाद वो चांद के ऑर्बिट में एंट्री लेगा। इसके बाद अगले 13 दिनों तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, जैसे वो अभी तक पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। Zee News.